जैसे ही लड़की का पिता उसके रूम में जाता है तो वह एकदम से सन्न रह जाता है, क्योंकि उनकी बेटी सिल्विया बेडरूम पर पड़ी है और वह भी खून से लथपथ। इतना सब देखकर वह घबरा जाते हैं और भागकर उसके बॉडी के पास जाते हैं। अब शॉकिंग बात क्या है पता है? सिलिया वाज नेक्ड, यानी सिल्विया के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसका दोनों हाथ पीछे की तरफ करके उसी के शर्ट से बंधा गया था और उसके मुंह पर एक टॉवल पड़ा था। मानो ऐसा लग रहा था शी हैज बीन गैंग रेप्ड। आपको यह चेहरा नया लग रहा होगा। जी हाँ, यह मेरा YouTube का पहला वीडियो है, तो फिकर ना, टॉपन लोग तो धीरे धीरे पुराने हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर मिस्टीरियस मर्डर केस को एक्सप्लेन करूंगा, और वो भी बहुत ही शिद्दत से। सो लेट्स बिगिन टुडे टॉपिक। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना होगा अमेरिका के कोलोराडो शहर में, और यकीन मानिए यह केस आपका दिल दहला देगा। बात है 1981 की। 34 साल की सिल्विया क्वाले पेशे से एक एम्बिशियस लड़की थी, जो इतिहास पढ़ना और इतिहास की इमारतें बनाने में काफी रुचि रखती थी। इसके साथ ही उसको वेडिंग केक बनाने का भी काफी शौक था, क्योंकि केक बनाना उसका खुद का बिजनेस था। यानी देखा जाए तो वह एक इंडिपेंडेंट गर्ल थी। उसका समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ समय बाद उसका फाइनेंशियल लाइफ बेटर होने के बाद उसने अपने लिए एक अलग से घर ले लिया, और वो भी अपने पेरेंट्स के घर के पास। भले ही उसका घर अलग था, लेकिन वह सुबह का चाय और नाश्ता अपने पेरेंट्स के साथ ही किया करती थी। 4 अगस्त 1981 को वह चाय पीने नहीं आती है। उसके घर वाले को लगा कि शायद सिल्विया अभी सो रही होगी। जी हाँ, वो सो रही थी, लेकिन मौत की नींद। अब तक सुबह के करीब 8 बज चुके थे, तो सिल्विया के पिता उसके घर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो घर में जाते हैं, उनको एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। वह देखते हैं कि सिल्विया के घर का मेन गेट और पीछे का दरवाजा खुला पड़ा था। जैसे ही वह सिल्विया के रूम में जाते हैं तो वहाँ वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी। एंड द मोस्ट डिफेटिंग थिंग वाज दिस, सिल्विया के बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसका दोनों हाथ पीछे की तरफ करके उसी के शर्ट से बांधा गया था। उसके मुंह पर एक टॉवल पड़ा था। सिल्विया के पिता उस टॉवल को हटाते हैं तो पता चलता है कि सिल्विया के सर में गोली मारी गई है, और उसके चेस्ट पर भी चाकू से कई बार हमला हुआ है। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, सिल्विया के बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, तो उसके पिता ने उस टॉवल को उठाकर उसके बॉडी को ढक दिया। उसके बाद वह पुलिस को कॉल करने के लिए टेलीफोन के पास जाते हैं। अब यह बात उस समय की है जब मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ ही नहीं था। हुआ तो था, लेकिन सबके घर में अवेलेबल नहीं था। सिल्विया के पिता जैसे ही लैंडलाइन के पास जाते हैं तो पता चलता है कि लैंडलाइन का तार किसी ने काट दिया है। तो किसी तरह से उन्होंने पुलिस को कॉल किया, और कुछ ही समय बाद पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो सिल्विया के पिता उनको बताते हैं कि वह बिना कपड़ों की थी। पुलिस क्राइम सीन के फोटो को खींच लेती है। उसके बाद सिल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद फोरेंसिक डॉक्टर सिल्विया के रूम को अच्छी तरह से चेक करते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि सिल्विया के रूम की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन खिड़की काफी मजबूत होने की वजह से वह टूटी नहीं थी। इसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद ये पता चलता है कि उसकी बाथरूम की खिड़की टूटी हुई है, और वह रास्ता घने जंगलों के बीच एक झाड़ियों में निकलता है। इस केस को अच्छी से छानबीन करने के लिए पुलिस उन झाड़ियों के बीच में चली जाती है, जिसमें उनको झाड़ियों के बीच में से कोई कांच का टुकड़ा मिलता है, जिससे ये तो साफ पता चल जाता है कि उनके बाथरूम और झाड़ियों के बीच में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। इसके बाद पुलिस को क्राइम सीन से जितने भी एविडेंस मिले थे उनको फौरन ही फोरेंसिक लैब भेज देती है। लाइक टूटे हुए कांच के टुकड़े, खून से सना हुआ चाकू, और उसके रूम में जो अलग अलग खून के सैंपल बने हुए थे, और वह कपड़ा जिससे सिल्विया के हाथ बांधा गया था। नाउ एज आई टोल्ड यू, सिल्विया वाज विदाउट क्लॉथ। उसके बॉडी से भी कुछ स्वैप्स लिए गए थे। अब सारे एविडेंस को फोरेंसिक लैब भेजने के बाद पुलिस उसके फैमिली वालों से पूछताछ करती है, तो ये पता चलता है कि जिस दिन सिल्विया का मर्डर हुआ उस दिन उसके रूम में कोई आया ही नहीं था। इसके बाद ये पता चला कि जिस दिन सिल्विया का मर्डर हुआ ठीक 11 बजे उसने अपनी बहन से फोन पर बात की थी।
इससे एक बात तो साबित हो जाती है दोस्तों कि सिल्विया का फोन 11 बजे तक चालू था, और इससे यह भी बात साबित हो जाती है कि सिल्विया के घर में जो भी घुसा होगा वह ठीक 11 बजे के बाद ही घुसा होगा। फोरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें केज ऑफ डेथ 2 थे। पहला था सिल्विया के छाती पर चाकू से कई बार किया गया हमला, जिसमें सिल्विया के बॉडी से काफी ब्लड लॉस हुआ और उसकी मौत हो गई। और दूसरा कारण था उसके सर पर लगी गोली की वजह से। और साथ में जो उसकी बॉडी से स्वैब्स लिए गए थे उससे ये पता चलता है कि उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी हुआ था। यहाँ तक कि सिल्विया के बॉडी पर, बेड पर और पिलो पर सीमन के कुछ सैंपल्स भी मिले हुए थे। एंड दैट इज नॉट ऑल, सिल्विया के गर्दन पर भी लाल रंग का निशान था, जिससे यह साफ पता चलता है कि उसकी गर्दन घोटने की कोशिश की गई थी। सिल्विया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश की होगी, क्योंकि उसके कई सारे नाखून टूटे हुए थे। अब यह बात 1981 की है, तो उस समय ना तो साइंस ने उतनी तरक्की की थी और ना ही फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास उतनी अच्छी मशीन थी कि इन सब चीजों को बारीकी से जांच कर सके। और इसी वजह से यह इन्वेस्टिगेशन बहुत ही लंबी खींच गई। इस मर्डर के 2 साल बाद यानी 1983 में फोरेंसिक डिपार्टमेंट में कुछ डेवलप हुआ, जहां साइंटिस्ट ने एक अल्टरनेटिव लाइट बनाई जिसमें डीएनए को साफ साफ देखा जा सकता था। अब जो सिल्विया के रूम से सीमन के सैंपल्स मिले हुए थे उससे यह तो पता चल जाता है कि इसमें कई लोगों का डीएनए शामिल था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डीएनए इतनी कम अमाउंट में था कि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना इम्पॉसिबल था। अब समय बीतने के साथ साथ साइंस भी डेवलप करता जा रहा था। अब सन आया 2000, जिसमें सीबीआई ने उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सीबीआई उस डीएनए को मैच करने के लिए उसको कंप्यूटर में क्रिमिनल रिकॉर्ड में डालती है, लेकिन वह डीएनए किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि जो भी क्रिमिनल था उसका ये पहला अपराध था। लेकिन दोस्तों इस केस के बीच में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि एक चोर ने इस केस को अपने ऊपर ले लिया और बोला कि यह खून मैंने किया है। लेकिन जांच पड़ताल से यह पता चलता है कि वह सिगरेट और फ्री का खाना खाने के लिए जेल जाना चाहता है। इसके बाद सीबीआई हर साल उस डीएनए को क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच करवाती है, लेकिन साल 2020 तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उस डीएनए से मैच ही नहीं किया। अब समय आता है साल 2020 का अंतिम महीना, और इसी बीच एक कंपनी सामने आती है, यूनाइटेड डेटा कलेक्ट। बेसिकली यह कंपनी हेल्थ रिलेटेड काम करती थी, जिसमें वह अलग अलग लोगों का डीएनए लेकर अपने डेटा में सेव करती थी। अब एसबीआई उस कंपनी का सहारा लेती है और सिल्विया के घर से मिले हुए डीएनए को वह उसके पास भेज देती है। 26 नवंबर 2020 को सिल्विया के घर से मिला हुआ डीएनए एक फैमिली ट्री के डीएनए से मैच हो जाता है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि उस परिवार के बहुत ही कम लोग बचे थे। धीरे धीरे पुलिस ने सबको रूल आउट किया, लेकिन शक की सुई गई सिर्फ एक ही इंसान पर, एक आदमी जो 1981 में सिल्विया के घर से 20 किलोमीटर दूर रहा करता था। धीरे धीरे पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वह एक एक पल उसके घर पर नजर रख रही थी। एक दिन एक आदमी उस घर का कूड़ा इकट्ठा करके पास के डस्टबिन में डाल देता है और फिर पुलिस उस डस्ट को फौरन ही समेट कर फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले को भेज देती है। जब उस बैग को अच्छी तरह से चेक किया जाता है तो पुलिस को जिस आदमी पर शक था उसके नाम से एक बिल पेपर था, जिसमें उस आदमी का ईमेल था और उस आदमी के खरीदे हुए सामान का लिस्ट भी था, जिसमें एक कोका कोला की वनीला फ्लेवर की केन भी थी। पुलिस उस केन का डीएनए सिल्विया के घर से मिले हुए डीएनए से मैच करवाती है और लकीली वह डीएनए मैच भी हो जाती है। उसके बाद पुलिस उसके घर जाती है और डेविड डैम नाम के 62 साल के आदमी को गिरफ्तार कर लेती है, जिसने आज से लगभग 40 साल पहले सिल्विया का मर्डर किया था। जब वह सिल्विया का मर्डर किया होगा तो वह केवल 22 साल का होगा। अब इतने साल बाद वह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी। अब कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू होता है। पुलिस इस केस के सारे एविडेंस को कोर्ट में पेश करती है। इसके साथ ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेविड कहता है कि सिल्विया का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया है
क्योंकि वह सिल्विया के घर में उसकी मर्जी से ही गया था और इसीलिए उसका डीएनए सिल्विया के रूम में मिला। लेकिन यह बात सच नहीं थी, क्योंकि पुलिस को सिर्फ 2 ही तरह के डीएनए मिले थे, एक तो सिल्विया का और एक डेविड का। लेकिन दोस्तों, डेविड ने सिल्विया का मर्डर क्यों किया यह आज तक नहीं पता चल पाया। लेकिन दोस्तों, पुलिस तो यह मानती है कि डेविड सेक्सुअली मोटिव के लिए ही सिल्विया के घर गया था और उसने सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद सिल्विया को मार डाला। सिल्विया को इंसाफ तो मिला, लेकिन उस इंसाफ को देखने के लिए उसके परिवार में कोई नहीं है। उसके परिवार में सिर्फ एक उसकी छोटी बहन है। इस केस को एक्सप्लोर करने के बाद हमें तो यह पता चला कि अगर आपके साथ क्राइम हुआ है तो आप होप मत रहिए। पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट आपकी हमेशा मदद करेगी।